गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 के पार्ट 15 में आज हम लोग देख रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप जो पहले बनाया गया था। उसके बाद थोड़ा सा इसमें सुधार करके रिफ्लेक्टिंग टाइप बना। देखो, प्रिंसिपल वही है, वर्किंग प्रिंसिपल जो था वो वही है, कंस्ट्रक्शन वही है जो आपने पढ़ा माइक्रोस्कोप के लिए। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने पढ़ा है तो सेम प्रिंसिपल इज आल्सो अप्लाइड हियर। अब देखो इसमें क्या है, एक बड़ा लेंस लगाते हैं जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो, जिसका अपर्चर भी ज्यादा हो। यह बड़ा लेंस ऑब्जेक्ट की ओर, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को जो इन्फिनिटी पर उसको देखना है उसकी तरफ हम इसको रखते हैं और इसका नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ध्यान देना, इसका अपर्चर बड़ा है, फोकल लेंथ बड़ा है, जिससे इसका विजुअल्स भी, जो इसका विजुअल एरिया हो वो भी ज़्यादा हो। और ये बड़ा अपर्चर इसीलिए लेते हैं जिससे कि बहुत दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट से बहुत कम रेज आ पाती हैं, क्योंकि स्टार्स, प्लैनेट्स जिनको हम देखना चाहते हैं जो बहुत दूर हैं, वो उनसे आने वाली रेज, लाइट बहुत कम होती है। इसलिए इसको हम बड़े अपर्चर का लेते हैं जिससे मैक्सिमम लाइट इसमें आ सके। और यह चूंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए उससे आने वाली रेज नियरली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। पूरी तरह से पैरेलल हम नहीं कह सकते, लेकिन जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इंफिनिटी से आते आते जो रेज होती हैं जनरली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आती हैं। तो ये पैरेलल रेज आएंगी और ले जाकर के एक जगह पर इसका जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट ए बी है, हमने उसको नहीं लिखा है, तो उसका A1 B1 एक इमेज बना दिए। अब हमने ये दूसरा लेंस अभी तक हमारे सामने नहीं था, समझो, अब ये हम ले आए। हम इससे क्या देखेंगे, इससे इस हेवनली ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है, इससे हमको उस ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है, इसको हमें क्या देखना है, इस इमेज को देखना है। इस लेंस से हमारे सामने ये इमेज है। अब ये मैग्निफाइड रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज of the object is formed at A1 B1. Now this image behaves as virtual object for eyepiece lens, और eyepiece इसका एक यहाँ पर इरेक्ट इमेज, मतलब ये इमेज इरेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू दिस इमेज, बट दिस इमेज इज इन्वर्टेड विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज इन्वर्टेड है, लेकिन इस इमेज के लिए यह इमेज इरेक्ट है। तो अब यहाँ पर ये फाइनल इमेज A2 B2 बनता है। ये वर्चुअल इमेज है, मैग्निफाइड है। इसके अब कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो ये सारी चीजें हमने लिखी हैं। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व हेवनली ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्शन आप इसका देखें, बिल्कुल वही पहले जैसी चीजें, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल में। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज आर लेंस सिस्टम्स। ये भी समझ लो, ये दो लेंस जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इन दोनों लेंस की जगह पर दो लेंस सिस्टम भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि इस वाले की जगह पर हम दो लेंस का एक सिस्टम लगाते, चार लेंस का एक सिस्टम लगाते, तीन लेंस का सिस्टम लगाते। यहां भी हम ऐसे ही कर सकते थे कि ये आई पीस एक न लेकर के हम दो ले लेते, आई पीस दो लेंसेज से मिला करके हम एक आई पीस सिस्टम बनाते। तो ये मतलब सिस्टम्स भी लिए जा सकते हैं, इसलिए ये सिस्टम भी लिखते हैं। इसमें कौन कौन से है, पहला ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसका लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर है। नाउ द सेकंड इज आई पीस लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। द टू lenses are mounted coaxially at the free ends of two tubes. दो ट्यूब का सिस्टम होता है। The distance between the two lenses can be adjusted using a rack and pinion arrangement. ये rack pinion arrangement होता है जिससे एक के अंदर दूसरा रखे रहते हैं, हम इसको खिसका सकते हैं। अब अगली चीज पर बात करते हैं, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग देख लो इसका कैसे होता है वर्किंग। सिंस ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देयरफॉर द रेज फ्रॉम सच ऑब्जेक्ट्स आर नियरली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ टू ऑब्जेक्टिव लेंसेज। इट फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज A1 B1. This image acts as virtual object for eyepiece lens, which forms virtual final image A2 B2. वर्चुअल फाइनल आप मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं,
मैग्नीफाइड इमेज A1B1 भी है, बिकॉज इट्स साइज इज आल्सो और लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो साइज वर्चुअल साइज या अपीयरेंट साइज ऑब्जेक्ट की साइज तो वैसे बहुत बड़ी है, हम लोग क्या कर रहे हैं वो अपीयरेंट साइज जो हमको यहाँ से दिख रही है उस साइज से बड़े साइज का है A1B1 और उससे भी बड़े साइज का है A2B2। ये हो गया। अब हम लोगों को मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला डिराइव कर लेना है। अब हम लोग यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला लिखते हैं। m इज इक्वल टू, आपको मालूम है, विजुअल एंगल फॉर्म बाई इमेज डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट, ये लेते हैं। तो देखो इमेज से जो एंगल बन रहा है, आंख को हम यहाँ मानेंगे तो उस पर जो एंगल बन रहा है ये हो गया बीटा। दिस इज द एंगल फॉर्म्ड बाई इमेज। अब देखो जब हम टेलीस्कोप की बात करते हैं तो चूंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, हम उसको यहाँ नहीं ले आ सकते हैं कि उसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखें 25 सेंटीमीटर पर। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल अपने पोजीशन पर ही रहे और उससे जो एंगल सबटेंड हो उस एंगल को लेते हैं। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज इस तरह से आ रही हैं तो ये एंगल बना रहे हैं अल्फा, तो ये एंगल चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके बराबर हो जाएगा तो हम इस एंगल को भी अल्फा ले सकते हैं। तो देखो सिंस अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, ये चीज आप लोग लिख भी लीजिएगा, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा। अब tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू हमको रखनी है। सबसे पहले बीटा पर चलते हैं। बीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं A2B2 बाई C2, ये पॉइंट C2 है, A2B2 बाई C2B2 हम लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा ये भी लिख सकते हैं A1B1 बाई C2B1। तो दोनों में से लिखेंगे कौन सा? लिखेंगे वो जिसमें कि कुछ कॉमन हो। कॉमन जैसे अल्फा वाले में, देखो अल्फा वाले में आपको A1B1 डिवाइडेड बाई C1B1 लिखना है, तो इसलिए A1B1 इसमें भी आ रहा है, अल्फा बीटा में भी आ रहा है, तो इसको ही लेंगे। तो हम लिख देते हैं tan बीटा की जगह पर A1B1 डिवाइडेड बाई C2B1 डिवाइडेड बाई C2B1 होल डिवाइडेड बाई अल्फा, मतलब A1B1 डिवाइडेड बाई C1B1। अब यहाँ से m की जो वैल्यू मिली A1B1 कैंसिल, C1B1 बाई C2B1, ये हमको वैल्यू मिली। अब यहाँ से आप देखें C1B1, आप ये जानते हैं कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस अगर उस पर रेज पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जो इमेज बनाता है वो फोकस पर बनाता है। तो इसका मतलब C1B1 को हम इसका फोकल लेंथ मान सकते हैं। तो ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ FO डिवाइडेड बाई C2B1 की बात करते हैं। C2B1 ये इस आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, क्योंकि इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी -UE। तो ये फार्मूला हमारे पास मिला, m इज इक्वल टू FO बाई -FO बाई UE। दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नहीं, ये जनरल फार्मूला हो गया, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का नहीं हुआ। अब हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए केस लेकर के चलते हैं नंबर 1, कि जब पहला फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। ये तो जनरल फार्मूला हो गया। इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो हम आई पीस के लिए बात करेंगे, तो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U इक्वल टू -UE और इमेज की डिस्टेंस V इज इक्वल टू -D, ये वैल्यू आपको मिली। और फोकल लेंथ की जगह पर F इज इक्वल टू +FE, हम सिर्फ आई पीस के लिए बात कर रहे हैं। देन फ्रॉम फार्मूले से आप लोग लेंस वाले फार्मूले से 1/V - 1/U इक्वल टू 1/F, इससे हमको क्या मिलता है देखें, 1/V की जगह 1/-D माइनस 1/U की जगह -UE इक्वल टू
एफ। अब यहाँ से देखो, इस फार्मूले में देखो, हमारे पास जो फार्मूला मिला है, इस फार्मूले में हमको माइनस एफ ओ बाई यू ई, तो हम यहाँ से 1 बाई यू ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो देखो यहाँ से 1 बाई यू ई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर रखे और बाकी सबको इधर भेज देते हैं। मतलब ये 1 बाई डी भी इधर जाएगा, तो प्लस 1 बाई डी और प्लस 1 बाई एफ ए, हम इसको ये लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और भी देखें कि अगर मान लो कि हम लोग इसी में एफ ई से मल्टीप्लाई कर दें थोड़ा और इसको अच्छा बनाने के लिए, तो 1 बाई यू ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एफ ई से आप लोग मल्टीप्लाई कर दें इसको, देखो एफ ई से डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो हम क्या करते हैं 1 बाई एफ ई कर दिए, मतलब एफ ई से डिवाइड हो गया और एफ ई से मल्टीप्लाई करो तो एफ ई बाई डी और प्लस एफ ई बाई एफ ई, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई एफ ई और यहाँ आ जाएगा 1, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एफ ई बाई डी, 1 प्लस एफ ई बाई डी। आप चाहते तो ये डायरेक्ट उठा करके भी आप यहाँ रख सकते थे, थोड़ा इसको और याद करने में आसान हो जाए, इसलिए हमने इसको और अच्छा कर दिया। तो यह जो वैल्यू आपको मिल रही है, अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रखें। 10 m इज इक्वल टू, अब ध्यान दें माइनस ऐसे ही रहेगा, एफ ओ ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई एफ ई आ जाएगा, बस 1 बाई यू ई की वैल्यू इसमें रखी जा रही है, तो ये 1 बाई यू ई की वैल्यू एफ ओ बाई एफ ई हो गया और बाकी 1 प्लस एफ ई बाई डी। This is the formula for magnifying power when the final image is formed at least distance of distinct vision। अब हम लोग सेकंड केस लेते हैं, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने। तो इस केस में देखें, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इन दिस केस ध्यान से देखें क्या चेंज होगा। चेंज ये होगा, फाइनल इमेज इंफिनिटी पर तब बनेगी जब इस आई पीस के ठीक फोकस पर यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ जाए। तो हम लोग इसके बीच की डिस्टेंस को ऐसा मैनेज करते हैं कि जिससे यह इसका जो इमेज है यह वाला यहाँ से या वर्चुअल ऑब्जेक्ट A1 B1 या आई पीस के फोकस पर आ जाए। मतलब यू ई की जो वैल्यू होगी, यू ई मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस लेंस, that will be equal to the focal length of eyepiece. If final image is formed at infinity, then UE is equal to FE. Thus ये मैग्नीफाइंग पावर देखो माइनस एफ ओ तो है ही, डिवाइडेड बाई यू ई की वैल्यू बस हमको चेंज करनी है, क्या हो जाएगा एफ ई। दिस विल बी द मैग्नीफाइंग पावर इन रिलैक्स्ड आई विजन, दिस इज कॉल्ड रिलैक्स्ड आई विजन। तो ये हो गया और यहाँ से आपको ये दोनों फार्मूले मिल गए, दोनों तरीके के मैग्नीफाइंग पावर। जब रिलैक्स्ड आई विजन हो मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज फाइनली इंफिनिटी पर बने, और जब ऑब्जेक्ट का इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। अब बात आती है कि यह जो मैग्नीफाइंग पावर है, यह मैग्नीफाइंग पावर यम की वैल्यू मैक्सिमम कब और मिनिमम कब। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान देना है कि जब हम इसको यहाँ पर बना रहे हैं इन्फिनिटी पर, इस कंडीशन में ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम मिनिमम मानते हैं। यहाँ पर यह मिनिमम होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख भी लेते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर यम इज मिनिमम, यम मिन इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई। ये कंडीशन जब होती है तो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम मिलता है एंड एम इज मैक्सिमम व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये फार्मूला भी हम लोगों ने बना लिया, नस एफ ओ बाई एफ ई, और इसके लिए 1 प्लस
FE/D। ये दो फार्मूले हुए, इन दोनों फार्मूलों से हमको मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू मिल जाती है और ये दोनों फार्मूलों को हम कंपेयर करके देखते भी हैं। और जब भी आपको मालूम है कि जब भी हम लीस्ट डिस्टेंस पर देखते हैं तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा मैग्निफिकेशन के साथ देखते हैं, उस टाइम इसका मैग्नीफाइंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। और जब हम रिलैक्स डायवीजन में देखते हैं, आराम से देखते हैं देर तक देखने के लिए, तो वो मैग्नीफाइंग पावर थोड़ा कम होता है। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हो गया। इन दोनों फार्मूलों को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए एक टेलीस्कोप में क्या करना चाहिए। पहली बात, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और एपर्चर दोनों ज़्यादा रखेंगे तब ये बढ़ जाएगा। ये यहाँ भी चाहे यहाँ भी, दोनों ही कंडीशन में अगर आप देखें तो ये वैल्यू FO की मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मस्ट बी लार्जर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर। चाहे आप इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बना रहे हो, चाहे आप इमेज इंफिनिटी पर बना रहे, दोनों ही कंडीशन में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मस्ट बी लार्जर टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर। दूसरी बात जिससे हम लोग बढ़ा सकते हैं, जो FE है आप देख रहे हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इट मस्ट बी स्मॉल। देखते ही आपको समझ में आ गया कि FE मस्ट बी स्मॉल। इसको कम से कम रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रखें। इसीलिए जब टेलीस्कोप बनाया जाता है रिफ्रैक्टिंग टाइप का तो ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़े बनाए जाते हैं और यही ऑब्जेक्टिव लेंस की साइज का बड़ा होना ही इसका एक ड्रॉबैक भी आगे चल करके बन जाता है, क्योंकि उसको हैंडल करना इजी नहीं होता है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया आपका टेलीस्कोप। In order to increase the magnifying power, FO means focal length of objective lens should be large and FE मतलब focal length of eyepiece lens should be small। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मैंने बताया कि जो हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़े हैं उसमें कुछ कमियां हैं। जैसे पहली बात तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं उसका एपर्चर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और जब बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ और बहुत बड़े एपर्चर का लेंस हम लेते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सच टाइप ऑफ लेंस। तो एक तो परेशानी ये हो गई। दूसरी बात, जब रिफ्रैक्शन के बाद उसमें इमेजेस बन रही हैं तो कोई भी रे जो बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, तो इन्फिनिटी से आने वाले बहुत हल्की सी रे अगर फिर से आप रिफ्रैक्ट करा दें, मतलब एक मीडियम से हो करके तब हमको मिले, तो उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी और जो फाइनल इमेज बनेगा उसकी ब्राइटनेस बहुत कम होगी। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसमें स्फेरिकल एबरेशन भी होगा, क्रोमेटिक एबरेशन भी होगा। तो ये सारी डिफिकल्टीज लेंस की वजह से होती हैं। तो हमको इन सभी डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज करते हैं। इसमें इस टेलीस्कोप में सबसे पहली बात यह होती है कि हम लोग कोई लेंस हटा करके ऑब्जेक्टिव की जगह पर एक मिरर यूज करते हैं। और जो मिरर हम यूज करते हैं, यह मिरर हमारे पास जो मिलता है, यह मिरर हम लोग पैराबोलिक यूज करते हैं। पैराबोलिक टाइप का मिरर, पैराबोलिक शेप का मिरर ले लेते हैं। अब देखो इसमें पैरेलल रेज आ रही हैं, ये मिरर से टकराए, मिरर से टकराने के बाद सीधा रिफ्लेक्ट हो करके एक सेकेंडरी यहाँ पर हमने मिरर और लगा दिया है, यह कॉन्वेक्स मिरर है। इससे टकराने के बाद यह आई पीस हमने लगा दिया। आई पीस मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इससे हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया। अब देखो एक तो जो रे आ रही है, पहली बात तो ये रिफ्लेक्टिंग हो गया सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से इसमें नुकसान जो है वो कम होता है, रेज की इंटेंसिटी का नुकसान थोड़ा कम होगा, इंटेंस हमको इमेज मिलेगी, ब्राइट इमेज मिलेगी और इसका हैंडलिंग भी इजी है। और जितना अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा उतना ही बढ़िया हमको फाइनल इमेज यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरीके से इसमें हम लोगों को कोई एब्रेशन नहीं मिलता है, किसी प्रकार के हैंडलिंग प्रॉब्लम नहीं होती है, इमेज की ब्राइटनेस बढ़ जाती है, इंटेंसिटी उसकी अच्छी हो जाती है और इसको हैंडल करना सबसे आसान है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व हो जाते हैं। देखो सबसे पहले जो बनाया गया था वो न्यूटन के द्वारा ये टेलीस्कोप बनाया गया था सबसे पहले। फर्स्ट इट वाज डिजाइन्ड बाय द न्यूटन और उसके बाद इसके डिजाइन में थोड़े थोड़े हम लोग
जैसे नए नए साइंटिस्ट आए वैसे उन लोगों ने ये देखा कि इसके डिजाइन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो हम लोग यही ऑब्जर्व करते हैं कि इसके डिजाइन में टाइम टाइम पर बहुत सारे सुधार होते रहे। तो इसी का सुधरा हुआ एक रूप यहाँ पर कैसेग्रेन टाइप टेलीस्कोप भी है। इन्होंने बस ये किया कि यहाँ पर इन्होंने अपना आई पीस लगा लिया, किसी ने न्यूटन ने यहाँ पर आई पीस लगाया। तो ऐसे करके अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से इसको बनाए, लेकिन फाइनली हम लोग ये पाते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज टू हैंडी एंड इट्स वेरी इजी टू हैंडल, और इनका ऑपरेशन भी आसान है, इनको यूज करना आसान है। तो देखो इनकी एक डेफिनेशन जो हमने यहाँ पर लिखी है, डेफिनेशन क्या है इसको बस एक्सप्लेन किया गया है, ये समझ लो। इन दिस टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस इज replaced by a concave parabolic mirror of large aperture which is free from chromatic and spherical aberration. Resolving power of reflecting telescope is much higher than that of refracting telescope. ये हो गया जो कैसेग्रेन टाइप है, ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप हो गया। दोनों में इमेज फॉर्मेशन आपके समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। पैरेलल रेज हैं, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुंचे, फिर से रिफ्लेक्ट हुए, और यहाँ पर एक ही लेंस हमको लगाना पड़ा। अच्छा क्वालिटी का यहाँ लेंस लगाया, बढ़िया से लेंस लगा करके देख लिया। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें यहाँ से रेज आई, फिर यहाँ पर फिर एक प्लेन मिरर लगा दिया, इससे भी रिफ्लेक्ट होकर के हमने यहाँ पर उसका लार्जर इमेज देख लिया। तो ये दो तरह के टेलीस्कोप हो गए। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो इसका है बहुत इजी है, आप अपने से ही बना करके लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप द ऑब्जेक्टिव इज अ कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। द पैरेलल रेज reflected by this mirror is again reflected by a secondary mirror M. secondary mirror M इसमें भी है, इसमें भी है, देख लो दोनों में सेकेंडरी मिरर हम लोगों ने प्रयोग किया है। या इसमें एकदम बिल्कुल प्लेन मिरर यूज किया है, इसमें कॉन्वेक्स लिया है। तो ये हो गया। और अगली चीज ये है कि द फाइनल इमेज इज ऑब्जर्व बाय एन आई पीस। जब हम इसका मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते हैं तो -FO/FE मिलता है, जिसमें FO है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर और FE है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। जो हम लोग आई पीस यूज कर रहे हैं उसका फोकल लेंथ। तो इस तरीके से आप लोग इस फार्मूले में एक और भी फार्मूला हम लोग ऐड कर सकते हैं कि नॉर्मल आई एडजस्टमेंट के लिए हम लोग इसी को M = FO/FE भी लिख सकते हैं, और ये R/2 लिख सकते हैं, R/2/FE भी लिखा जा सकता है। और यहाँ से R रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ले सकते हैं, जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेकर के भी इसको बनाया जा सकता है। तो R/2FE कर सकते हैं, वेयर FE इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस एंड R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टर, जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेकर के। तो इस तरीके से इसके फार्मूले बनाए जा सकते हैं। देखो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो गया, और इसी के साथ आपका रे ऑप्टिक्स की चीज़ें कंप्लीट होती हैं। ये जान लो कि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो इंडिया में सबसे बड़ा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को लगाया गया है, कावालूर एक जगह है तमिलनाडु में, कावलूर जगह है, उस जगह पर सबसे बड़ा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इंडिया का रखा गया है, जिसका जो डायमीटर है ऑब्जेक्टिव मिरर का, उसका डायमीटर है 2.34 मीटर। 2.34 मीटर डायमीटर का एक रिफ्लेक्टर लगाया गया, एक रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाया गया है। तो ये कावलूर जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर रखा गया। इंडिया में जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है वो हवाई आइलैंड है USA में, वहाँ पर उसको सेटअप किया गया है, और जो उसका डायमीटर है वो है 10 मीटर। ये सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज सेटअप इन हवाई आइलैंड ऑफ द USA। तो ये कुछ जानकारी हो गई। और दूसरी बात यह है कि अगर एडवांटेजेज की बात की जाए कि व्हाट आर द एडवांटेजेज, तो नंबर 1 एडवांटेज इसका आपको मिलेगा, नो क्रोमेटिक एबरेशन एंड नो स्फेरिकल एबरेशन। दूसरी बात कि इमेज इज मच ब्राइटर देन रिफ्रैक्टिंग, द रिजोल्यूशन इज मच हायर देन द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिजोल्यूशन, ब्राइटनेस
दूसरी बात हैंडलिंग इज इजी, तीसरी बात नो क्रोमेटिक एबरेशन, नो स्फेरिकल एबरेशन, ऑल दीज आर द सम बेनिफिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये बेनिफिट्स आपको दिमाग में रखने हैं, समझ करके रखने हैं, रट्टा नहीं मारना है, समझना आसान होगा, समझ लेंगे। और बाकी इसी के साथ ये आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। थैंक यू।